गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत कक्षा 7, तो उसका दूसरा पार्ट है नए राजा और उनके राज्य। ये इसका भाग 2 है। इससे पहले भी मैंने इस पार्ट के कुछ टॉपिक आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें अब टॉपिक आता है चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र। यानी उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया। तो कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। यानी मातहत यानी उनके कंट्रोल में आते थे। ठीक है। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। ठीक है, क्या नाम था? राजराज प्रथम। 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। ठीक है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। यानी उसने उनको बहुत ही एक सुंदर रूप दिया और बहुत ज़्यादा खूब उसको विस्तार बड़े रूप में बनाया। ठीक है। गंगई कोंडचोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रम से पतली होती गई, ठीक है, बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई थी वो बहुत ही सुंदर थी, देखने लायक थी। ठीक है। राजराज चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उद्घाटन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ठीक है।
चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। फिर हम बात करते हैं कृषि और सिंचाई की। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। ठीक है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। ठीक है। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। यानी पहले क्या था, बहुत ज़्यादा जंगल, बहुत ज़्यादा वृक्ष वन के रूप में थे और ज़मीन भी बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ थी, यानी कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं गहरी, कहीं उथली, तो वो समतल भी नहीं थी। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया, चोलों ने उन पेड़ों को काटा, उस भूमि को समतल किया, यानी उस उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाया। ठीक है। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यानी इन लोगों ने क्या था, चोलों ने कृषि का भी बहुत अधिक विस्तार किया और साथ ही साथ इन्होंने एक कांस्य प्रतिमा में तो ये इन्होंने महारत हासिल कर ही ली थी। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी ये कांस्य प्रतिमा इनकी देवी देवताओं की मुख्यतः होती थी, मैंने बताया, लेकिन कई बार ये भक्तों की भी बनाते थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। 9वीं शताब्दी में होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह के लिए इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। कौन से पानी से? तमिलनाडु का एक जलद्वार था 9वीं शताब्दी में, तो उससे। ये मैं उस काल की आपको एक दिखाता हूँ चित्र कि भाई किस प्रकार से वो तमिलनाडु का जो एक जलद्वार था वो इस प्रकार से था 9वीं शताब्दी में। ठीक है। इस जलद्वार से होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। ठीक है। और फिर इस पानी से खेत सींचे जाते थे, यानी इसमें इकट्ठा कर लिया जाता था जल को और फिर इस जल का उपयोग वो पानी की खेती की सिंचाई के लिए करते थे। इससे पहले हमने बात की थी
कि चोल राजाओं ने किस प्रकार कांस्य की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया जो अधिकतर देवी देवताओं की होती थी। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। वो इस प्रकार की हुआ करती थी। आप देखेंगे कि उस टाइम में भी उन्होंने कांस्य की जो प्रतिमाएं थीं वो कितने सुंदर तरीके से उनका निर्माण किया। ये देखिए कितनी बारीकी से उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया कि हर एक चीज़ को उन्होंने दिखाया है। इसमें उनके वस्त्र कितने अच्छे से कैसे उनके चेहरा वगैरह सब बनाए हैं। तो यानी बहुत अच्छी उन्होंने चोलों ने जो है वो मूर्तियाँ भी बनवाई थी। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। ठीक है। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि ब्राह्मणों को क्या समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। ब्रह्मदेय क्या था? ये पहले शब्द इस्तेमाल होता था भूमि के प्रकार, मतलब चोल के जो अभिलेख हैं, कहना चाहिए चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का भी उल्लेख मिलता है। ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। एक होती थी वेलन वगाई यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी जो किसान ब्राह्मण नहीं था उसको क्या कहा जाता था? गैर ब्राह्मण। तो जो गैर ब्राह्मण किसान था उसका जो स्वामी था उसको कहा जाता, या उसकी जो भूमि थी किसान की, उसको कहा जाता था वेलन वगाई। एक किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि इस्तेमाल होती थी उसको कहा जाता था शाला भोग। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि तो उसको कहा जाता था क्या? देवदान अथवा तुरुन मटुक्कनी। जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, जिस भूमि को जैन संस्थाओं को दान में दे दिया जाता था उस भूमि को कहते थे पल्लित चंदम। यानी इस तरह के नाम उन्होंने भूमि के रखे थे कि भाई ब्राह्मण को दी जाएगी तो उसको हम ब्रह्मदेय कहेंगे, या गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होगी उसको वेलन वगाई, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए कोई भूमि इस्तेमाल होगी तो उसको शाला भोग, मंदिर को जो उपहार में भूमि दी जाएगी उसको देवदान, और जैन संस्थानों को जो दान में भूमि दी जाएगी उसको पल्लित चंदम कहा जाएगा अथवा कहा जाता था। तो प्रत्येक ब्रह्मदेय यानी जो ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि थी तो उसकी ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। यानी एक सभा होती थी सभी ब्राह्मण भूस्वामियों की, और जो वो भूमि थी उसकी देखरेख वो एक सभा किया करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए गए थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य
होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो ये उनकी व्यवस्थाएं थी। तो बच्चों, आज हमने जाना कि चोलों का शासन कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे सिंचाई, कैसे उनके टाइम में जो धन उन्होंने इकट्ठा किया उसका उपयोग किस रूप में किया, ठीक है, किस प्रकार से वो शासन करते थे, इसके बारे में हमने जाना। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि पाठ का नाम हमारे है नए राजा और उनके राज्य, तो इसके बारे में आपने अच्छे से जाना और आप इसको घर पर तैयार करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।